डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट जो कक्षा 12 के बच्चे हैं, नागरिक शास्त्र का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें लघु उत्तरी प्रश्नों का वो महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिक शास्त्र का मैंने पहला पार्ट ही बनाया हुआ अति लघु उत्तरी प्रश्न का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दो कारण बताइए। तो शीत युद्ध के दो कारणों में अगर देखा जाए तो अति लघु में हमारा हो जाएगा परमाणु बम का आविष्कार। तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया गया है संयुक्त ये अमेरिका द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ा विरोध का कारण बना है कि परमाणु बम का आविष्कार। और दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। तो यूएस द्वारा जो परमाणु बम का आविष्कार किया गया और साथ ही साथ जो बर्लिन की घेराबंदी की गई है सोवियत संघ के द्वारा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो कारण हैं शीत युद्ध के। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हम लोग का प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को उत्तरदायी माना गया, क्योंकि उसकी सुधारवादी नीति के कारण ही बाल्टिक गणराज्यों ने अलग होने की आवाज़ उठाई। तो सोवियत संघ जो था उसका विघटन इस प्रकार से हो गया। तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने निभाई है, और इसी के लिए उन पर यह आरोप भी लगाया जाता है क्योंकि इन्होंने ही बाल्टिक गणराज्यों में सुधारवादी नीति को विकसित किया है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेपाल गणतंत्र कब हुआ। तो इसका जो आंसर है, वर्ष 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो ये जो है सन 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अति लघु उत्तरी में यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का न्यू टाइम टेबल भी आ चुका है और 8 मई से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो इसलिए अब 1 महीने ही लगभग आपके पास शेष बचे हैं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, और चप कर लग जाइए अपने एग्जामिनेशन के लिए। बढ़ते हैं चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। तो सुरक्षा परिषद जो बनाया गया है किस लक्ष्य से बनाया गया है, तो आइए दो उनके उद्देश्य को या क्या कार्य हैं उनके कार्यों को देखते हैं। जो पहला कार्य है, सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना पूरे विश्व में, यह सबसे बड़ा इसका काम है। जो द्वितीय काम अगर इसका है, तो विश्व के किसी भी देश से संबंधित झगड़े या विवादों के समाधान हेतु हम सभी लोग सुरक्षा परिषद का सहारा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हिंदी और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए वो भी उत्तर के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिंक को दे रखा है। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, देश की नीति निर्माताओं ने किसी देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना। तो जो ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो देश की नीति निर्माताओं ने ये जो अखंडता व्यवस्था के लिए खतरा किसको माना है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को। तो जो ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसको ही देश की अखंडता व्यवस्था का खतरा माना गया है देश की नीति निर्माताओं के द्वारा। तो ये भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा समस्या हुई है। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। जो छठवां प्रश्न हम लोग का है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जब अगर एक बात किया जाता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह समझौता सन 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था। इसे 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया था। तो ये जो किया गया जापान के क्योटो में किया गया था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के समय ये बहुत ही काम देने वाला है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन एवं दूध से बने पदार्थों जैसे मक्खन, दही, पनीर आदि के उत्पादन में तीव्र गति से हुई वृद्धि से संबंधित है। तो यानी यहाँ श्वेत क्रांति का मतलब है दूध और उससे बने पदार्थ जो होते हैं उनके उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए हमने इस क्रांति की शुरुआत की थी। श्वेत क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, सभी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये सभी के सभी प्रश्न जो अति लघु उत्तरी के हैं, ये ए ग्रेड के प्रश्न हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को कभी मत छोड़िएगा। आठवां प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश किसका निर्धारण करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अति लघु में, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है। तो एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता की नीति। तो यहाँ पर ये निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी पूरी पढ़ाई के साथ साथ आपको
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से जो टॉपर्स बनते हैं या जो लोअर होते हैं तो उनमें यहीं पर से धीरे धीरे अप डाउन होने लगता है, क्योंकि वो सभी लोग क्या करते हैं, केवल पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं आपके 2 सालों 3 सालों 4 सालों के, पिछले हम लोग देख रहे हैं 5 साल के कौन से प्रश्न ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारी वही बनती है। तो इसलिए ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया? तो ये जो सुलझाया गया, आइए देखते हैं इसका आंसर। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद विश्व बैंक की मध्यस्थता से वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से सुलझाया गया। तो ये सुलझाने का कार्य जो किया गया है विश्व बैंक द्वारा किया गया है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न जो हम लोग का है, प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन कहाँ हुए? तो ये जो प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो था वो इंडोनेशिया के बांडुंग में वर्ष 1955 में आयोजित हुए थे। तो ये प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन जो किया गया है इंडोनेशिया के बांडुंग में किया गया है। कब किया गया? सन 1955 में। डियर स्टूडेंट्स, आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो कलेक्शन है इसे पाने के लिए आप चैनल पर से जुड़े रहें, ताकि आप से ये प्रश्न छूट न जाएं। और साथ ही साथ आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन पर भी वर्क किया जाएगा, तो उसके लिए आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। नेशनल फीस वर्कर्स फोरम की स्थापना क्यों की गई थी? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसकी स्थापना उदारीकरण के चलते सरकार द्वारा बनाई गई नई आर्थिक नीतियों के विरोध में तथा मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। तो नेशनल फिश वर्क्स फोरम की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये मुख्य रूप से जो इसका मोटो था मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित करना और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा चलाई गई आर्थिक नीति था उसके विरोध में। तो ये दोनों बातें इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस फोरम की स्थापना की गई थी। 12वां प्रश्न हम लोग का है, शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शक्ति संतुलन क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसी भी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति पर अपने संभावित शत्रु से टक्कर लेने के लिए पहले ही अन्य राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करके उसे अपने पक्ष में बनाए रखना ही शक्ति संतुलन कहलाता है। तो शक्ति संतुलन की बात होती है कि जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं या मजबूत जो राष्ट्र हैं उनको अपने पक्ष में कर लेना। तो युद्ध से जब युद्ध की स्थिति बने या युद्ध से पहले ही उन लोगों को अपने पक्ष में मिला लेना, तो इसे हम लोग कहते हैं शक्ति संतुलन। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का 13वां प्रश्न है, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है? तो आइए बॉम्बे प्लान के बारे में जान लेते हैं। भारत में नियोजन को गति देने के लिए वर्ष 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के संबंध में एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो बॉम्बे प्लान भी जो है आपके आती लघु उत्तरी प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर खोलिए, क्योंकि वहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आप तक मिल जाएगा, इसलिए एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। 14वां जो प्रश्न है, एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एनपीटी का परमाणु अप्रसार संधि हो जाएगा और सीटीबीटी का जो होता है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये जो होते हैं इनके विस्तृत रूप हैं। 15वां और हम लोग का लास्ट जो प्रश्न है, maastricht संधि क्या अर्थ है, या maastricht संधि किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ के गठन हेतु एक संधि पर संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, इसे ही maastricht संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में समझौता किया गया कि यूरोपीय जितने भी देश होंगे संधि के देश के अधिकार समान होंगे। तो ये कहा गया कि जितने भी लोग यूरोपीय देश हैं अगर वो लोग संधि में शामिल हुए हैं तो उन सभी देशों के अधिकार जो होंगे वो समान दिए जाएंगे, मतलब उनको समान रूप से हर महत्व दिया जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी उनको सभी देशों को सभी अधिकार आसानी से मिल सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम लोग maastricht संधि। तो ये हम लोग का आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये 15 प्रश्न आप जरूर देख लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।